हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी यहाँ पे शुरू कर दी है। और इसमें हमारे जो कि 2 चैप्टर आपके हो गए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर देख सकते हैं। ये चैप्टर जो है आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एग्ज़ाम में जो है आपको पता है, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी जो पढ़ना आपको अनिवार्य है, ठीक है, कह सकते हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ना आपको अनिवार्य है। और अदर क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी तो पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी ये है जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिलाएगा। तो अगला चैप्टर आता है आपका धातु और अधातु, ठीक है। यानी आपका जो चैप्टर आता है मेटल और नॉन मेटल, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले तो देखिए, पहला आता है तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो जो आपके तत्व होते हैं, जैसे आपने आवर्त सारणी देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम खैर आवर्त सारणी नहीं देखेंगे, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ मैं। जो आपके आवर्त सारणी होते हैं उसमें जो आपके तत्व होते हैं, तो जो आपके तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनको जो है बेसिकली धातु और अधातु में यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और एक तीसरी और होती है, उसको जो हम उपधातु कहते हैं। तो इसमें जो है कुछ प्रमुख आपकी धातुएं होती है। अगर धातु की बात करें, अगर तत्व की बात करें, तो टोटल आपके एलिमेंट जो प्रकृति में लगभग 118 एलिमेंट के आसपास आपके जो माने जाते हैं। इनमें से अगर धातु की बात करें तो बेसिकली जो 95 एलिमेंट होते हैं आपके, ये धातु होते हैं। और अगर और एलिमेंट की बात करें तो जो आपके 17 एलिमेंट होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे अधातु माना जाता है, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे उपधातु की बात करें तो उपधातु भी बेसिकली आप यहाँ पे 6-7 आपकी जो है उपधातु यहाँ पे होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है, यानी आपको ये याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी जो है नोट्स यहाँ पे प्रॉपर बन रहे होंगे, जिससे जो है आपकी तैयारी यहाँ पे अच्छी होती रहेगी। तो देखते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने 9th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। आप जो है 10th की एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपके जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, धातु के कुछ उदाहरण हैं। अगर धातु के उदाहरणों की बात करें तो जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, एफी से जिसको डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया आपका, चांदी हो गया एजी, कॉपर हो गया सीयू, ठीक है। और भी कह सकते हैं हम, जिंक हो गया आपका जेडएन। तो इस प्रकार से कई आपके जो हैं तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जिनको की धातु कहा जाता है। अधातु की बात करें तो बेसिकली हाइड्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया आपका, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। ये प्रमुख गैसें हैं जो कि आपकी अधातु हैं। और भी अधातु की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो आपकी कार्बन होता है, ठीक है, ये भी आपका अधातु होता है। फॉस्फोरस होता है आपका, अधातु होता है। और आपका जो क्लोरीन होता है ये भी अधातु होता है। आर्गन गैस की बात करूँ तो ये भी अधातु होता है। नियोन गैस की बात करूँ तो ये भी अधातु होता है। कई उदाहरण इसके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर और बात करूँ मैं यहाँ पे, तो और जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ब्रोमीन होता है आपका, ये भी अधातु होता है। आयोडीन होता है आपका, ठीक है, आयोडीन हो गया आपका, ये भी जो है आपका अधातु होता है। जिनोन की बात करता हूँ मैं तो ये भी आपका अधातु होता है, ठीक है। रेडोन की बात करूँ तो ये भी आपका अधातु होता है, ठीक है। तो बहुत से आपके अधातु होते हैं, धातु होते हैं। 95 आपकी धातु यहाँ पे होती है। अब देखते हैं भौतिक गुणधर्म, ठीक है। जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, इनके क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला पॉइंट जो आता है गुणधर्म, ठीक है, ये गुणधर्म हो गया, ये आपकी धातु हो गई और ये अधातु हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर धात्विक चमक की बात करें तो धातु की सतह बेसिकली आपकी चमकदार होती है, अधातु जो है चमकीली नहीं होती है। ये आपको जैसे पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक अपवाद है। अगर आयोडीन की बात करें, कभी एग्जाम में आ जाता है आयोडीन क्या है, धातु है या अधातु है। तो आयोडीन आपकी अधातु होती है, ठीक है, सॉरी, ये आयोडीन आपकी अधातु होती है। लेकिन यह आपका जो है इसमें जो है चमकीलापन होता है, ठीक है। तो यह बेसिकली आपकी चमकदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कठोरता। तो कठोरता की बात करते हैं तो धातुएं सामान्य तो आपकी कठोर होती हैं, ठीक है। और जो आपकी लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। तो यहाँ पे ये अपवाद माने जा सकते हैं। जो आपका लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन सीरीज जो चलती है हमारी, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में आपको बताया है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया आपका Na, ठीक है। सोडियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। पोटेशियम आपका हो गया, ठीक है, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है। तो इस प्रकार से जो ये धातुएं हैं, ये बेसिकली आपकी कठोर, ये आपकी मुलायम होती हैं। अगला आ जाता है, ये कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अधातु की बात करें तो ये आपके कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। तो इसमें ये एक अपवाद होता है, जो आपका कार्बन होता है। तो ये
कार्बन का एक अपर रूप हीरा होता है, ठीक है। तो हीरा बेसिकली कार्बन का ही अपर रूप होता है। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम यहाँ पे अधातु मानी जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका रूप। तो रूप की बात करें, धातुएं जो है कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी जो धातु होती है वो आपकी सॉलिड अवस्था में यहाँ पे होती है, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन पारा जो मरकरी होती है आपकी, ठीक है, Hg से इसको डिनोट करते हैं। पारा की बात करें तो जो बेसिकली आपका पारा होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है, ठीक है, 80 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये बेसिकली द्रव रूप में यहाँ पे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। और अधातु की बात करें तो जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन को छोड़कर जो बाकी सभी अधातु होती है वो तरल रूप में होती हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पे आपका अधातु में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आघातवर्ध्यता, ठीक है। तो आघातवर्ध्यता बेसिकली कुछ धातुओं को जो पीट कर चादर के रूप में यहाँ पे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इनकी तारें वगैरह बनती हैं, तो इनको बेसिकली इस रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन अधातु की बात करें तो ये आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। अगर अधातु को आप पीटेंगे तो ये क्या हो जाती हैं, ये भंगुर होती हैं, ठीक है, यानी चूर चूर हो जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है तन्यता। तो तन्यता की बात करें, धातुओं की पतली तार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपकी धातुएं होती हैं उनको अगर पीटेंगे तो क्या होगी, वो पतली चादर के रूप में इस प्रकार से यहाँ पे फैल जाएंगी, यानी उससे जो है ये तार वगैरह बनाए जा सकते हैं। लेकिन अधातुएं आपकी बात करें तो अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, उनको पीटेंगे तो वो भंगुर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विद्युत एवं ऊष्मा की चालक। तो विद्युत एवं ऊष्मा की चालक बात करें तो सामान्य जो आपकी धातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो सीसा होता है आपका, सीसा आपका धातु होता है लेकिन यह और मरकरी होता है Hg पारा, तो ये बेसिकली जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सामान्यतः अधातुएं जो है विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है आपकी अधातु है, लेकिन ये क्या है, ऊष्मा एवं विद्युत का आपका सुचालक होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका घनत्व। तो घनत्व की बात करें तो सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक इनका होता है। घनत्व अधिक होता है धातु का, और गलनांक की बात करें तो गलनांक आपका उच्च होता है। लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु का घनत्व व गलनांक आपका कम होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है धातु की ध्वनिक की बात करें, जो आपकी ध्वनि होती है, ठीक है। तो धातुएं जो है कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातु बेसिकली होती है अगर कठोर सतह से टकराएगी तो वो बेसिकली ध्वनि आपकी उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। अगर आपने लोहा वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो लोहे को आप अगर कहीं पे फेंकते हो तो क्या होता है, उससे एक अलग प्रकार की ध्वनि आती है। स्टील देखा होगा आपने, स्टील को आप कहीं पे फेंकेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आवाज़ पैदा होती है। अगर उसी की जगह आप लकड़ी को फेंकेंगे तो लकड़ी पे बेसिकली उस प्रकार की आवाज़ वहाँ पे पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाएगा ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की बात करें, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। धातु आपका आ जाएगा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपका MgO हो गया, ठीक है। MgO क्या है, ये आपका जो है मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। अगर आयरन की ऑक्साइड की बात करें FeO आयरन ऑक्साइड, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अम्ल और क्षार में ये हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में आपको अम्ल बताए हैं, क्षार बताए हैं और लवण भी बताए हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधातु जो होते हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेसिकली जो अधातु होते हैं वो आपके एसिड बनाते हैं, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपका SO2 हो गया, ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इसी प्रकार के जो और आपकी अधातुएं होती हैं, जैसे आपका होती है फास्फोरस हो गया आपका, ठीक है। तो फास्फोरस ऑक्साइड भी यहाँ पे जो है फास्फोरस ऑक्साइड बनाती है। तो इस प्रकार से ही अधातुएं जो हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो वायु के साथ ये अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण इनके देख लेते हैं। पहला आता है आपका यहाँ पे कॉपर, ठीक है। तो कॉपर देख सकते हैं, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कॉपर हो गया आपका, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो ये काला रंग का होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। लोहे की बात करें तो Fe हो गया आपका लोहा प्लस O2 आपका ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये आपका बेसिकली क्या बनाएगा, FeO, ठीक है। तो FeO यानी 2 यहाँ पे जो है समीकरण को संतुलित करने के लिए रख देंगे, तो ये बेसिकली आपका जो है आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे बना देता है। तो इस प्रकार से धातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया कर से हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम और पोटेशियम जो है वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। अगर सोडियम की बात करें
तो सोडियम जो है वायु में आग पकड़ लेता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम को बेसिकली केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम मिट्टी तेल भी बोलते हैं। तो केरोसिन में इसलिए रखा जाता है ताकि वह आग न पकड़े। नेक्स्ट आ जाता है पोटेशियम। तो पोटेशियम भी बेसिकली वायु में आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आपको ये याद रखने हैं। आगे आता है, आगे देखते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम हो गया आपका, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया आपका, और एल्यूमिनियम हो गया आपका, और आपका जिंक हो गया, और लेड हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वायु के साथ जो है धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वायु के साथ बेसिकली धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात करें Mg+O2, तो ये जो है MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम+O2, तो ये भी जो है AlO यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जिंक की बात करें तो जिंक Zn+O2, तो ये 2ZnO यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड बनाएगी। और लेड की बात करें Pb+O2, तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे लेड का ऑक्साइड यहाँ पे बनाती है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे इन पे जो है ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आयरन। तो आयरन को वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में जो है लौह चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलने लगता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आपका आयरन हो गया आपका लोहा। लोहा को अगर वायु में गर्म करेंगे तो बेसिकली ये क्या होता है, प्रज्वलित नहीं होता है, ठीक है, आग नहीं पकड़ता है। लेकिन अगर इसमें लोहे का चूर्ण डाल देते हैं तो वो तेजी से आपका जलने लगते हैं, ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला आता है कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो कॉपर भी बेसिकली आपका जो है अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये बेसिकली आपका क्या करता है, कॉपर का ऑक्साइड बनाता है। तो इससे क्या होता है, अगर इस पर जो है काले रंग की यहाँ पे परत चढ़ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगले आगे आ जाता है Ag, यानी आपका चांदी हो गया, और Au सोना, ठीक है। तो Ag की बात करें, चांदी की बात करें तो चांदी का परमाणु क्रमांक आपका 47 होता है। और अगर इसी के साथ सोने की बात करें तो सोना Au से डिनोट करते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक आपका मान सकते हैं कितना, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 79, ठीक है। तो सोने का परमाणु क्रमांक आपका 79 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे आता है उभयधर्मी। तो ये धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, ये जो है HCl क्या है आपका एसिड है, ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये इस बेसिकली जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और आपका जल यहाँ पे रिलीज करता है। तो ये हो गया आपका लवण, ये हो गया आपका जल, ठीक है। तो जो आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ये हो गया आपका धातु, ये हो गया आपका एसिड, ठीक है। तो ये एसिड के साथ बेसिकली क्रिया करके जो है यहाँ पे लवण व जल बनाते हैं। लेकिन अगला आता है आपका Al2O3, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया आपका, ये हो गया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी बेसिकली यहाँ पे जो है सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और आपका जो है जल यहाँ पे छोड़ता है। तो इस प्रकार से आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला है आपका, ये एसिड है, और ये आपका क्षार है, ठीक है। क्षार यानी आप इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो आपका यहाँ भी क्रिया कर रहा है एसिड के साथ, और जो है आपका यहाँ पे क्षार के साथ भी यहाँ पे क्रिया कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जल के साथ अभिक्रिया। तो जो आपके धातु होती है वो जल के साथ धातु के ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप धातु ऑक्साइड प्लस जल। अगर धातु ऑक्साइड को जल के साथ यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो ये है धातु के हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पे बनाती है। तो हम देखते हैं इसको। तो देखिए ठंडे जल के साथ अगर क्रियाशील जो होते हैं आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है। अगर केवल भाप के साथ क्रियाशील की बात करें तो भाप के साथ एल्यूमिनियम हो गया आपका, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। तो गर्मी के साथ जो बेसिकली गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं ये आपका यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाता है। तो देखिए धातु यहाँ पे दी गई है। तो जल के साथ बेसिकली यहाँ पे कोई अभिक्रिया अगर नहीं करते हैं तो ये आपका लेड हो गया, ठीक है, जिसको कि सीसा बोलते हैं। ये कोई भी अभिक्रिया जल के साथ नहीं करता है। कॉपर की बात करें जिसको तांबा बोलते हैं, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। Au यानी आपका जो चांदी होता है ये भी जो है कोई अभिक्रिया, सॉरी ये आपका सोना होता है Au, तो ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। Ag की बात करें तो ये आपका Ag आपका चांदी होता है, तो ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। और अगला आता है जो Ca यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम हो गया, ये जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका। तो यहाँ पे उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। सोडियम हो गया आपका, सोडियम अगर जल के साथ क्रिया करता है तो ये है बेसिकली यहाँ पे क्षार बनाता है, ठीक है। तो क्षार यानी बेस बनाता है और आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस
छोड़ता है और जो आपका यहाँ पे ऊष्मा रिलीज करता है, ठीक है। तो ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न होती है। अगला आ जाएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम अगर पानी के साथ गर्म करते हैं तो ये जो है बुझा हुआ चूना यहाँ पे बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करता है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये पानी के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है और आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करता है। नेक्स्ट आ जाता है आयरन का ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो आयरन जल में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है यहाँ पे और जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो जो आपके तनु अम्ल होते हैं, ठीक है, तो उनको धातु के साथ जो क्रिया करते हैं ये आपके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके तनु अम्ल होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके, जैसे HCl हो गया। तो Fe की बात करें, आयरन यहाँ पे HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जो है यहाँ पे जो है आयरन क्लोराइड बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे अगला आ जाता है जिंक। तो जिंक भी जो है यहाँ पे HCl से क्रिया करके जिंक के क्लोराइड बनाता है और जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एल्यूमिनियम के साथ जो है आपका HCl क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और आपका जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्पन्न होती है। अगर और धातुओं की बात करें तो कॉपर हो गया आपका, ठीक है, कॉपर हो गया आपका, चांदी हो गया, और आपका जो पारा होता है ये बेसिकली तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है फैक्ट होंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है धातुओं की तन्य धातुओं के साथ जो है तन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो जो आपके अन्य लवण होते हैं उनके साथ जो अभिक्रिया किस प्रकार से करेगा। तो जो आपके धातु होते हैं ये लवण विलयन में अगर इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बेसिकली आपका लवण विलयन बनाते हैं और आपका धातु यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिक जो अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जो कि अधिक क्रियाशील धातु होती है, वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को जो है उनके यौगिक के विलयन में स्थापित कर देती है और जो है यहाँ पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर आधारित होती है। तो सक्रियता श्रेणी जैसे यहाँ पे दिखाई गया है वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये आपका सोडियम है, तो सोडियम का अगर जैसे मान लो NaCl यहाँ पे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे है, और अगर पोटेशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो ये पोटेशियम का क्लोराइड यहाँ से बना देता है और जो सोडियम है आपका यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी पोटेशियम क्लोराइड के साथ इसलिए आता है क्योंकि जो पोटेशियम होता है इसकी सक्रियता बेसिकली ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिक सक्रियता दी है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका आयरन आ गया, लेड आ गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है अधिक की अभिक्रियाशील से जो घटते क्रम में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेड हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, Hg पारा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये यहाँ पे आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है धातुओं की जो अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेसिकली क्या प्राप्त होता है ये भी देखते हैं। तो देखिए तत्वों की जो अभिक्रियाशीलता होती है ये संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप से ही समझी जा सकती है, ठीक है। तो जो संयोजकता कोष होते हैं आपके बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह रहते हैं, तो इसके साथ जो है यहाँ पे पूर्ण करने के रूप से देखा जा सकता है। तो धातु के परमाणु जो है अपनी संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है। तो धातु बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं, और अधातु बेसिकली परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देते हैं और आपका ऋणायन बनाते हैं। तो बेसिकली आपका कोई परमाणु है अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है आपके नाभिक में, यहाँ कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बेसिकली अगर ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर जो है धनायन यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है प्रीवियस वीडियोज अगर आप देख रहे होंगे मेरी। और जो आपका अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, अधातु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर जो है यहाँ पे ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और धातु पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग रहा है, और अगर यहाँ से बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आपका यहाँ पे प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी बराबर होती है, ठीक है, कोई भी परमाणु में, तो आपके अगर यहाँ से प्रोटॉन अगर दे देता है, ठीक है, तो प्लस दे देगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस आपका बच जाएगा। लेकिन अगर माइनस दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं NaCl का निर्माण, ठीक है। तो NaCl तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम का जो आपका सोडियम है,
सोडियम की बात करें तो सोडियम की अगर क्रिया कराते हैं, इसकी जो वो होती है क्या, इसकी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया आपका 11, ठीक है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 8 2 10 1 11, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे सोडियम जो है बेसिकली यहाँ पे धनायन बनाता है, ठीक है। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो अधातु से, तो ये आपका Na पॉजिटिव यानी Na आपका धनायन बनाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है यहाँ से, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लोरीन को जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जो है आपका क्लोरीन पे ऋणायन यहाँ पे हो जाता है, तो ये भी आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो क्लोरीन की बात करें यहाँ पे 2 8 8 इसकी जो है यहाँ पे परमाणु संरचना होती है। आगे आता है आपका आयनिक यौगिक, ठीक है। तो आयनिक यौगिक की बात करें तो विपरीत आवेशित आयन जो होते हैं आपके एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर विपरीत आयन होंगे तो आपके जो है बेसिकली ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जैसा कि आपको भी पता है जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर जो है आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इनकी पहले आती है भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति किस प्रकार की होती है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। तो बेसिकली इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, और ये जो है बेसिकली इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी आपके ये चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है, अगर पीटेंगे। अगर गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो आयनिक यौगिक का जो है गलनांक अधिक हो गया, क्वथनांक भी अधिक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है घुलनशील। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं प्राय जल में घुलनशील होते हैं, वो केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, ठीक है। अगर आयनिक यौगिक की बात करें तो उसको अगर पेट्रोल में मिलाएंगे तो वो क्या होगा, या केरोसिन जिसको क्या बोलते हैं मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें मिलाएंगे तो ये क्या होगा, अविलेय रहेगा, यानी घुलनशील नहीं होगा। लेकिन अगर पानी में मिलाएंगे तो वो आपका घुलनशील हो जाता है। विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में आपका जो है विद्युत का चालन करते हैं, और ये ठोस रूप में जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ठोस रूप में होंगे तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन अगर पानी में होंगे गलित रूप में तो ये है जो आपका विद्युत का चालन करते हैं। आगे आ जाता है धातुओं की प्राप्ति यानी धातु की, ठीक है। तो जो ये होता है आपका प्रकृति में जो आपका यहाँ पे आ जाता है, पृथ्वी में जो है प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, ठीक है। तो खनिज की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, यहाँ से कई बार एग्जाम में आ जाता है कि खनिज किसको कहते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ऑप्शन दिया होगा कि इसको क्या कहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी ये डेफिनेशन दी होगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप यहाँ से जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित तत्व और यौगिक होते हैं उनको खनिज कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है तत्व व यौगिक जो होते हैं आपके, उनको आपके खनिज कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका अयस्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अयस्क की बात करें तो वही खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वे खनिज जिनमें धातु जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में नहीं, ठीक है, अधिक मात्रा में होगी, और जो है उन्हें निकालना आपके लिए लाभकारी होगा। यानी आप जो है किसी जैसा आपके लिए कोई धातु है एल्यूमिनियम जैसे आपका खनिज है कोई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अगर आपको एल्यूमिनियम इससे प्राप्त करना है तो एल्यूमिनियम बेसिकली अधिक मात्रा में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम है और जो है आपको बेसिकली इससे फायदा नहीं हुआ तो इसको जो है अयस्क नहीं कहेंगे। तो ये आपका अयस्क होता है जिसमें आपका जो है अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है और उससे निकालना लाभकारी होता है। अगर सक्रियता श्रेणी की बात करें तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं धातु कर्म, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में पहले आ जाता है आपका पोटेशियम, फिर आ जाता है सोडियम, तीसरा आ जाता है आपका कैल्शियम, फिर आ जाता है मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बेसिकली इनकी होती है। तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, इन्हें जो है विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, विद्युत अपघटन द्वारा इनका जो है प्राप्ति की जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है मध्य अभिक्रियाशीलता। तो जो बीच की अभिक्रियाशीलता होती है जिनमें न कि ये ज़्यादा होते हैं और न ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो इनमें आ जाता है पहला जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और आपका पारा, ठीक है, जिसको कि मरकरी बोलते हैं, ठीक है। पर पारा हो गया आपका Hg, मरकरी बोलते हैं, ठीक है। अगर जिंक की बात करें तो जो आपका जिंक होता है, ठीक है,
तो जिंक की परमाणु क्रमांक आपका यहाँ पे एक बार मैं परमाणु क्रमांक इनके बता देता हूँ। तो जिंक के परमाणु क्रमांक की बात करें तो जिंक का परमाणु क्रमांक आपका 30 होता है, ठीक है। आयरन की बात करें तो आयरन का परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है, ठीक है। और अगर आपकी लेड की बात करें जिसको हम सीसा कहते हैं, तो सीसा की परमाणु क्रमांक आपका 82 होता है। कॉपर की बात करें, कॉपर को हम बेसिकली तांबा कह देते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक आपका होता है 29 Hg यानी आपका पारा हो गया, ठीक है। तो पारा की परमाणु क्रमांक आपका जो है 80 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, परमाणु क्रमांक से कई बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सबसे कम अभिक्रियाशीलता। अगर सबसे कम अभिक्रियाशीलता की बात करें तो पहला आ गया आपका Ag यानी आपका जो है चांदी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है जर्मन जो वैज्ञानिक है उनके नाम पे इनको रखा गया है, ठीक है। और Au आ गया आपका यानी सोना, ठीक है। तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चांदी की बात करें तो चांदी का परमाणु क्रमांक आपका जो होता है 47 होता है। और जो आपकी सोना की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 79 होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। तो जो धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से धातु प्राप्त करना। तो अयस्क से जो है धातु किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला चरण आता है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा चरण आता है धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा चरण आता है धातुओं का परिष्करण। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अयस्क यहाँ पे देख सकते हैं, अयस्क का सांद्रण जो है पहला तो आगे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था मध्य अभिक्रियाशील, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील में क्या आ जाएंगे आपके पोटेशियम आ गया, आपका सोडियम आपका एल्यूमिनियम वगैरह आ गया, ठीक है। मध्य अभिक्रियाशील की बात करें तो इनमें बेसिकली आपके आगे और जो आपकी यहाँ पे जिंक वगैरह हो गए ये इनमें आते हैं। और आपकी जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं इनमें सल्फाइड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। तो जो आपकी गलित धातु होती है उसका विद्युत अपघटन करके जो है शुद्ध धातु यहाँ पे प्राप्त की जाती है, अयस्क बेसिकली जिनको बोलते हैं। अगर मध्य अभिक्रियाशील की बात करें तो इनके जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सल्फाइड के अयस्क, दूसरे होते हैं आपके कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। तो सल्फाइड के अयस्क बेसिकली ये आपका एस दिख रहा है, ठीक है। Hg जैसे पारा हो गया तो ये पारे का सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड आपका ये हो गया ZnS, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी बात करते हैं तो ZnCO3 यानी आपका CO3 कार्बोनेट कहलाता है और ये जिंक का अयस्क होता है। अगर निम्न अभिक्रियाशीलता की बात करें तो ये आपका जो है सल्फाइड अयस्क यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर वायु से ये क्रिया कराते हैं तो भर्जन विधि द्वारा बेसिकली धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, फिर धातु में उपचयन होता है, फिर धातु का शोधन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और दूसरी की बात करें तो जो सीमित वायु होती है निस्तापन होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है प्राप्त करते हैं। और जो सबसे निम्न क्रियाशीलता होती है उनकी जो है भर्जन विधि द्वारा फिर धातु की यहाँ पे प्राप्त करते हैं और इसके बाद परिष्करण विधि से बेसिकली इनको अयस्क को प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण जो हमने देखे इस प्रकार से कुछ चरण थे, ये मैंने आपको दिखा लिए, एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, पहले अयस्क का सांद्रण जो है 3 विधियों द्वारा हुआ। पहले आपका हुआ उच्च अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं थी, ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह, और दूसरे में आ जाएगी आपकी पारा होगी, जिंक होगी, तीसरे में आ जाएंगे आपके सल्फाइड अयस्क। तो यहाँ पे निम्न अभिक्रियाशील इस प्रकार से यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर पहले की बात करें तो धातु का जो विद्युत अपघटन हुआ उसके बाद शुद्ध धातु प्राप्त हुई। दूसरे की बात करें तो ये बेसिकली 2 भागों में टूटा, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। उसके बाद सल्फाइड अयस्क का यहाँ पे सांद्रण किया, फिर कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किया। और अंतिम की बात करें तो निम्न अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं होती हैं उनके जो सल्फाइड अयस्क हैं उनसे यहाँ पे बनाया गया। तो बेसिकली इस विधि द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो अयस्क का बेसिकली यहाँ पे अयस्क से धातु इस प्रकार से निष्कर्षण की जाती है। तो कुछ और परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्जाम से दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ। तो पहले आता है गैंग, ठीक है। तो गैंग किसको कहते हैं, तो पृथ्वी में खनिज में जो अयस्कों में जो पृथ्वी में के जो खनिज होते हैं उनमें अयस्क में अगर रेत, मिट्टी और आपकी कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें आपका गैंग कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो गैंग बेसिकली आपको उसको कहेंगे जिनमें जो है रेत होगी, आपकी मिट्टी होगी और आपकी जो है अशुद्धियाँ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो बेसिकली आपका गैंग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका भर्जन। तो भर्जन की बात करें तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो भर्जन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो भर्जन बेसिकली जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं, ठीक है। तो जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर रखने पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक का अगर सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड है आपका, इसको जो है ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो है गर्म कर देंगे हीट में, यहाँ पे
यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो ये आपके जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और आपका जो है यहाँ पे SO2, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दूसरा पारे का भी उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका निस्तापन। तो निस्तापन की बात करें तो जो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में जो है अधिक ताप पर गर्म किया जाता है या ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो बेसिकली निस्तापन से आपको याद रखना है, जो आपका निस्तापन है ये CO3 से रिलेटेड है, यानी आपका कार्बोनेट अयस्क से रिलेटेड है। तो जिंक कार्बोनेट जो होता है आपका, इसको अगर हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो बेसिकली ये जिंक का ऑक्साइड बनाएगा और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट आता है आपका अपचयन, ठीक है। तो अपचयन जो है धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो जो बेसिकली आपका धातु के ऑक्साइड होते हैं ZNO, ठीक है, ये आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, और इससे जो है कार्बन की अगर अभिक्रिया कराते हैं तो आपकी धातु यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। जिंक धातु आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी और जो है आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे जो है गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा। तो आगे आता है आपका धातुओं का परिष्करण। तो देखिए, जो धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि जो है अपघटनीय परिष्करण होती है। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे विद्युत अपघटन परिष्करण यहाँ पे दिया गया है। तो विद्युत यहाँ पे जो ये आपका कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस है आपका, ये आपकी अम्लीय CuSO4 है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये आपका टैंक हो गया। तो अपद्रव्य जो होते हैं आपके, जो बेसिकली अशुद्धियाँ वगैरह होती है, ये आपके एनोड पर आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपके अपद्रव्य होते हैं ये आपके एनोड पर आते हैं, ठीक है, एनोड पर आ जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, जो आपके एनोड पर बात करें तो आपका अशुद्ध तांबा यहाँ पे आ जाता है, जो आपका अशुद्ध कॉपर हो जाता है वो एनोड पर आ जाता है, और कैथोड पर जो है आपका शुद्ध तांबा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो कैथोड पर आपका शुद्ध धातु आ जाएगी और एनोड पर आपकी जो है अशुद्ध धातु वहाँ पे आ जाएगी। आगे आ जाता है आपका विलयन। तो विलयन देखते हैं, विलयन में जो है CuSO4, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी अगर CuSO4 में अगर आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अगर मिलाएंगे तो बेसिकली आपका CuSO4 बना देगा और जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाते हैं, ठीक है। तो जो आपकी अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघटन में घुल जाती है। अगला आ जाता है इसका जो प्रक्रिया है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। तो कैथोड पर जो है आपका शुद्ध तांबा चले जाएगा, ठीक है, शुद्ध कॉपर आपका वहाँ पे जमा हो जाएगा। तीसरा आ जाता है अभिलेय अशुद्धियाँ, ठीक है, एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। तो जो बेसिकली अशुद्धियाँ होती हैं जो आपकी पानी में या वहाँ पे जो विलयन में घुले नहीं होगी तो वो जो है एनोड पर चली जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एनोड पंख किसे कहते हैं। तो एनोड पंख बेसिकली वह कहलाएगा जहाँ पे जो है विलयन में जो है अघुलनशील आपकी जो है अशुद्धियाँ होती है, ठीक है, अभिलेय अशुद्धि होती है। अगला आ जाता है आपका संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण बेसिकली उसको कहते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया आप संक्षारण कहते हैं। इसको बेसिकली कई बार हमने पढ़ा है। तो धातु जो है अपने आसपास अम्ल होगी, आर्द्रता होगी और जो आपके वायु होती है, ठीक है, तो उनके संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। पहला आता है आपका सिल्वर। तो वायु की उपस्थिति में जो आपके सल्फर होता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण जो है वस्तु काली हो जाती है, ठीक है। तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है होता है आपका बेसिकली जो चांदी होता है, ठीक है। तो सिल्वर अगर आपका यहाँ पे जो है सल्फर के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो सल्फर के साथ क्रिया करके जो है सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। तो AgS बनाएगा ये, ठीक है। तो जो है सिल्वर सल्फाइड यहाँ पे बना देगा, जिसके कारण वस्तु जो है काली हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा जो चांदी वगैरह होते हैं वो क्या होता है, बेसिकली आप उस पर जो है काली परत जम जाती है, तो वो बेसिकली सल्फाइड से क्रिया करके यहाँ पे सल्फाइड ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा आ जाता है कॉपर, ठीक है, कॉपर यानी तांबा। तो कॉपर जो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके उसके हरे रंग को का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो जो आपका कॉपर हो गया ये आपका किससे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से क्रिया करके जो है कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट की बात करें तो COC3 से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट आपका ये बना देगा, जिससे ये इसका रंग जो है हरा रंग हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है लोहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली संक्षारण शब्द इसी के लिए यूज होता है, लेकिन सिल्वर कॉपर इन पे भी संक्षारण होता है। तो संक्षारण आर्द्र वायु में जो है लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। ये तो आपने देखा होगा, ठीक है, काफ़ी कॉमन सा उदाहरण है। संक्षारण से सुरक्षा, तो लोहे को बेसिकली जंग लगाने से
बचाया जा सकता है, ठीक है। तो जंग लगाने से अगर बचाए जाने की प्रक्रिया आपकी संचारण से सुरक्षा होती है। इसको जो है पेंट करके बचाया जा सकता है, तेल लगाकर बचाया जा सकता है, ग्रीस वगैरह लगाकर, जो आपका सदले पतन कर कर, ठीक है, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर बेसिकली इसका जो है संचारण से बचाया जा सकता है। तो संचारण की आपकी विधियाँ होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि यशदलेपन क्या होता है, ठीक है। तो यशदलेपन बेसिकली लोहे एवं इस्पात को जंग में सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो इसे जो है यशदलेपन प्रक्रम कहते हैं। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, अगर नोट नहीं किया तो यशदलेपन बेसिकली आपका हो जाएगा लोहा हो जाएगा और इस्पात हो जाएगा। तो इस पर जंग लगाने के लिए बेसिकली आपका क्या किया जाता है, जिंक की आपकी परत लगाई जाती है, ठीक है, Zn, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है आपको मैंने ये बहुत बार बता दिया है। तो जिंक जो है आपका बेसिकली इसका परमाणु क्रमांक आपका 30 होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाता है आपका मिश्र धातु। तो मिश्र धातु बेसिकली मिश्र धातु या दो से अधिक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो मिश्र धातु की बात करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दो आप, अगर नोट्स बनाने हैं तो इस प्रकार से बनाइए। मिश्र धातु लिख के यहाँ पे लिख दो धातु प्लस अधातु, ठीक है। तो धातु प्लस अधातु यानी आपके ये जो होते हैं दो या दो से अधिक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को, ठीक है, ये भी यहाँ पे याद रखना है, विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोहा जो है सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। तो जो आपका बेसिकली लोहा होता है इसको कठोर बनाने के लिए आपका जो है इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। तो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका मिश्र धातु कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इस्पात, ठीक है, जो आपका स्टील होता है। तो लोहा और निकेल और क्रोमियम का यह जो है यहाँ पे मिला बना होता है, ठीक है। तो स्टील की बात करें तो स्टील बेसिकली लोहा हो गया आपका Fe आयरन प्लस आपका निकिल हो गया और जो क्रोमियम हो गया इससे मिला हुआ होता है। तो अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आपका 24 होता है। निकिल की बात करें तो निकिल का परमाणु क्रमांक आपका 28 होता है। आयरन लोहे की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है। तो बेसिकली स्टील इन तीनों का मिश्रण होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पीतल। पीतल की बात करें तो कॉपर प्लस जिंक का यह मिश्रण होता है, ठीक है। तो पीतल लिख सकते हैं आप कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो कॉपर की बात करें, कॉपर का परमाणु क्रमांक आपका यहाँ पे तांबा इसका 29 होता है और जिंक की बात करें इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। नेक्स्ट आता है कांसा। कांसा में जो है कॉपर तथा टिन यहाँ पे होता है। आगे आता है सोल्डर। तो सोल्डर की बात करें लेड और टिन यहाँ पे सोल्डर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है लेड प्लस टिन, ठीक है, सोल्डर से। तीसरा आता है अमक गली। तो अमक गली में जो आपका मरकरी होता है और अन्य तत्व इसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो पारा वगैरह होते हैं, तो इस प्रकार से जो है ये बनाया जाता है। तो यह चैप्टर आपका दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपके नोट्स जो है प्रॉपर ढंग से तैयार कर लिए होंगे आपने। ये NCERT जो है क्लास 10th की है और काफ़ी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ से नोट्स बना दिए होंगे। एक नज़र में यहाँ पे क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। तो एक चमकीली अधातु का नाम बताइए, ठीक है। तो अधातु बेसिकली मैंने जो आपको बताया था, चमकीली अधातु की बात करें तो बेसिकली जो सोडियम था आपका ये अधातु था और ये आपका चमकीली थी। नेक्स्ट आता है ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो चाकू से काटी जा सकती है। तो चाकू से बेसिकली आपकी जो धातु काटी जा सकती है उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला आता है एक तत्व अपने परमाणु के बाहरी कोश से जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या देता है उस तत्व को कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन देता है उसको बेसिकली यहाँ पे धातु या अधातु कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज का भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है, ये भी आपको बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा था क्या नाम था उसका, सॉरी मैं याद नहीं आ रहा अभी। ये जिंक की परत ये होगी आपकी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया आपकी यशदलेपन, ठीक है। तो यशदलेपन ये भी आपको याद रखना है, मुझे भी याद रखना है, ठीक है। जिंक की परत। आगे आता है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अधातु कौन सा आयन बनाती है, ठीक है। तो अधातु बेसिकली आपका जो है यहाँ पे ऋणायन बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। मिश्र धातु अगर कांसा की बात करें तो कांसा बेसिकली आपका जो है कौन कौन सी मिश्र धातु का होता है। तो कांसा की यहाँ पे कॉपर और टिन का जो है मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो कांसा कॉपर हो गया आपका और टिन हो गया। नेक्स्ट आ जाए ऐसी दो अधातुओं के नाम बताए जिन्हें केरोसिन में रखा जाता है। तो केरोसिन में बेसिकली आपका जो है Na सोडियम हो गया आपका और बेसिकली दूसरा था आपका यार सोडियम और आपका जो है पोटेशियम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, जिनको जो है केरोसिन में रखा जाता है। अगला आता है कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता को बढ़ते
क्रमानुसार लिखिए। तो बढ़ते क्रमानुसार लिखेंगे तो सबसे पहला आ जाता है आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर सबसे नीचे आ जाएगा और एल्यूमिनियम आपका जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर जो आपका सबसे ऊपर, जो सबसे अधिक एल्यूमिनियम की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद जो आपकी सिल्वर की होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ पे जो है सेशन आपने अच्छी तरह से किया होगा हमारे साथ। जो है यहाँ पे जो है धातु और अधातु से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है। इसके क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए गए हैं, और मैं जो आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूँ, तो डेली मैं आपके लिए जो है एक या दो क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूँ। उसमें जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज हमने जो है धातु, अधातु और मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं। वैसे तो आगे भी हम देखेंगे हाइड्रोजन वगैरह पे जो गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको जो है हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो यार, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ें हमारे साथ, और जो है आपके क्वेश्चन सीरीज जो है उसको बरोबर देखें प्रॉपर ढंग से, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगी। जैसा कि आपको भी पता है, कल ही नोटिफिकेशन आया है कि 16 जुलाई से आपके जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 से 26 जुलाई तक यहाँ आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जो है हमारा लगभग 30 जून तक ये है सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम जो आपके 16 दिन बचेंगे, उस टाइम पे हम जो है केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। और क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है।